नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा मालवा और निमाड़ जैसे हिंदुस्तान की सरकार का गलियारा कहलाता है उत्तर प्रदेश, वैसे ही मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा कहलाता है मालवा और निमाड़। मालवा और निमाड़ जो जीत ले वो मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंचता है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो फतह कर ले उसे देश की सत्ता मिलना सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव का जो वोट पड़ चुके हैं, मतदान हो चुका है। अब जो 8 सीटें हैं, पहले 3 चरणों में 21 सीटों पर, और अब जो बची हुई 8 सीटें हैं उन पर 2 दिन बाद यानी 13 मई को सोमवार को वोट पड़ने वाले हैं। मैंने जैसे कहा कि मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा है, तो इस क्षेत्र में काफी निगाह हर दल की रहती है। और मध्य प्रदेश तो वैसे भी द्विदलीय प्रथा वाला राज्य है। यहां सीधा टकराव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होता है। और यदि हम पिछले चुनावों को उठाकर देखें तो जैसा 2014 से देश का दृश्य रहा है, वैसा दृश्य कुछ मध्य प्रदेश में था। बल्कि मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, और खासकर जिस क्षेत्र की मैं बात करने जा रहा हूं, मालवा और निमाड़, वो प्रयोगशाला रही है। इसमें जो 8 अभी सीटें हैं, ये 8 की 8 सीटें, चाहे वो 2014 हो और चाहे 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2009 अलबत्ता कांग्रेस के लिए ये क्षेत्र काफी उजला रहा था। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये जो चुनाव जिन सीटों पर होना है उसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं। और इस बार भले ही पिछले 2 जो चुनाव रहे हैं वहां उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी कांग्रेस को, इस बार बड़ा आशान्वित है इन क्षेत्रों से। तो क्या कुछ यहां रण सजा हुआ है। अब तो आज प्रचार थम चुका है, 5 बजे थम गया है, और सोमवार यानी परसों वोट डाले जाएंगे। तो उसके पहले जो अंतिम खंदक की लड़ाई होती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग और तमाम जो प्रयास होते हैं, पर्ची पहुंचाना और जो कुछ झोंका जा सकता है वो झोंका जा रहा है, वो कार्य चल रहा है। तो यहाँ क्या तस्वीर संभावित है, किस करवट ऊंट बैठ सकता है, इस पूरे मसले मामले को समझने के लिए हम चलेंगे मालवा निमाड़ क्षेत्र के एक बहुत ही ऐसे पत्रकार जो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं। जुड़ गए हमसे श्री कीर्ति राणा साहब। कीर्ति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं आगे बढ़ने के पहले दर्शकों को बता दूं कि कीर्ति भाई 4.5 दशकों से जर्नलिज्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं। दैनिक भास्कर जो देश का बहुत बड़ा अखबार, और अब तो दुनिया के अखबारों में भी उसको शुमार किया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स कई बार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाती हैं कई रिपोर्ट्स। तो ऐसे कीर्ति भाई जिन्होंने करीब 2.5 दशक का समय अपने इस अखबार में दिया, और ना केवल वो मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी एडिटर जैसे पदों पर पदस्थ रहे। उज्जैन के भी एडिटर रहे। उज्जैन वो नगरी है जो महाकाल से आती है। तो कीर्ति भाई, पुनः आपका स्वागत है। जो ये मैंने कहा कि मालवा और निमाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति, और बीजेपी की तो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह प्रयोगशाला रही है। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं और आगे बढ़ के आपसे सवाल करते चले जाऊंगा कि इन 8 सीटों पर क्या आप संभावनाएं देख पा रहे हैं। कीर्ति भाई। संजय भाई, मध्य प्रदेश में जो 8 सीटें हैं, इस पर सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये है कि इन 8 सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं। उज्जैन गृह जिला है उनका। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले जीतू पटवारी राव विधानसभा क्षेत्र के हैं। जी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो भी इसी क्षेत्र के हैं। उसके बाद भी अभी जो मध्य प्रदेश में और इन 8 सीटों में जो स्थितियां बनी हुई है, उसको देखते हुए मुझे हाल फिलहाल ये कहने में संकोच नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। ठीक। भाजपा ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया। भाजपा ने धन वर्षा की विज्ञापनों के मामले में। कांग्रेस उस मामले में कमजोर है। कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। किसी बड़े नेता की आम सभा
नहीं हुई, प्रियंका गांधी नहीं आई, राहुल गांधी दूसरे तीसरे चरण में जहां भी आए वहां आए, लेकिन इधर नहीं आए। और इसके मुकाबले मोदी जी की सभाएं हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री का इंदौर में रोड शो है, फिर देवास में भी रोड शो करेंगे वो। तो 8 सीटों की बात करें तो 8 सीटें इसलिए भी यहाँ की महत्वपूर्ण है कि इंदौर संसदीय क्षेत्र की सीट ने पूरे देश में कांग्रेस को ये कहने का मौका दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है यहाँ। मैं वो सवाल करने वाला था, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। तो जो शुरुआत बीजेपी ने सूरत से की थी, जिसकी की छाया खजुराहो में पड़ी और जिसका की उत्साह इंदौर संसदीय सीट पे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथी विधायक रमेश मेंदोला ने दिखाया, तो इस कारण इंदौर सीट पूरे देश में महत्वपूर्ण हो गई है। ये मेरा प्रारंभिक आपको जानकारी देना था। बिल्कुल बिल्कुल। कीर्ति भाई आपने एक चीज कही, मैं इसी में सवाल निकालना चाहूंगा। आपने कहा निश्चित, देखिए जो देश में इस वक्त स्थितियां हैं, बीजेपी ने साम नाम दंड भेद जो उसकी शैली रही है, आक्रामकता की शैली की आपने बात की, और प्रधानमंत्री जमकर मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और दूसरा, अगर हम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बात करें, आपने कहा तो राहुल गांधी ने जब भी यात्रा की थी, जो उनकी यात्रा वो निकली हुई थी, कह लीजिए जो मणिपुर से और मुंबई वाली यात्रा थी, उसमें उस दौर में अभी आए थे, हाल ही में उन्होंने टच किया था इस क्षेत्र को, मालवा को टच किया था। खैर चुनाव में जरूरत होती है, लेकिन जो संसाधनों में तो बीजेपी का आज कोई सानी और सवाल नहीं। हमने बहुत दौर देखे हैं, आपने भी खूब चुनाव कवर किए और हमने भी खूब चुनाव कवर किए हैं, तो उन चुनावों की तुलना में बहुत फीका, बहुत नीरस। और दूसरा, ये चुनाव कहीं ना कहीं जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जनता वर्सेस मोदी जी, जनता वर्सेस अमित शाह, जनता वर्सेस एनडीए, ये ज्यादा कहीं निकल कर आता दिखता है। और कांग्रेस तो कमर टूटी, इसमें कोई शक और, अगर हम इसमें 2009 में लौटे तो 2009 में इन्हीं 8 सीटों में 6 सीटें इंदौर पारंपरिक सीटें जो 1989 से भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस 2009 में खरगोन सीट, खरगोन इधर होती रही थी, तो वो सीट छोड़ के बाकी 6 थी 2009 में। कांग्रेस पर कोशिश कर रही कुछ सीटों पर किला लड़ाने के लिए, तो कम संसाधन, कम जो बीजेपी की तुलना में उसके पास जो वो स्थितियां हैं, उसमें देखते हो कितना क्या संघर्ष आपको दिखता है, और क्या कुछ कहीं कोई कमाल की संभावना दिखती है। चुनाव कमाल भी होता है, कई बार लगता है पहलवान बहुत कमजोर है और वो कई बार पटकनी दे देता है बड़े पहलवान को। क्या आपकी प्रतिक्रिया? संजय भाई देखिए, इंदौर सीट की जहां तक बात करें, जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए, शंकर ललवानी के लिए मैदान खाली है, निर्दलीय प्रत्याशी है मैदान में, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी अक्षय कांति बम, कांग्रेस से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया रैली के साथ में, और दूसरे दिन वो मंत्री विजयवर्गीय और मेंदोला के साथ में कार में बैठ के अपना नामांकन जो दिया था उसको भूलकर वो बीजेपी की शरण में चले गए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने सेल्फी जारी की कि हमारे साथ में वगैरह वगैरह। हालांकि बीजेपी संगठन में इस अक्षय कांति बम के बीजेपी प्रवेश को लेकर काफी हल्ला मचा, और ये हल्ला तब बड़े भूकंप में बदल गया जब पूर्व सांसद और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपना मुंह खोला, और उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, वो तो शंकर ललवानी यूं ही जीत रहे थे। लेकिन इस बीजेपी में अक्षय कांति बम के प्रवेश के बाद में अब शंकर ललवानी डबल लीड से भी जीत जाए, पिछले चुनाव में वो 5.5 लाख की लीड से जीते थे, अब वो 10 लाख या 25 लाख से भी जीत जाए, लेकिन उनके माथे पे जीत का जो सेहरा होगा उसमें एक काला धब्बा अक्षय कांति बम के बीजेपी प्रवेश का होगा। ये तो बात हुई इंदौर की सीट की। अब आप देखें कि मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होना है, और देश में बाकी 3 चरणों का मतदान निरंतर चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि इस चौथे चरण के, मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के पहले संदेश खाली की घटना को याद कीजिए आप। बिल्कुल, जो बिल्कुल। बीजेपी ने जिसको मुद्दा बनाया और संदेश खाली की दुष्कर्म पीड़ित महिला को टिकट दिया, और अभी मीडिया में, अखबारों में खबरें आई है कि संदेश खाली की उन महिलाओं ने कहा कि हमें तो बदनाम किया गया। चौथे चरण में संदेश खाली का मुद्दा, उसके बाद में कर्नाटक प्रसन्ना रेवन्ना का मुद्दा, दुष्कर्म पीड़ितों, है ना, अश्लीलता की हद करने वाला मुद्दा। ये मुद्दे जो है, बीजेपी धनबल से चुनाव लड़ रही है, ठीक है, बीजेपी जीतेगी ये भी ठीक है, लेकिन देश का मतदाता ना सिर्फ मोदी जी से पूछ रहा है, बल्कि
महामहिम राष्ट्रपति जी जो खुद एक महिला हैं, उनको लेकर भी आम मतदाता में चिंता है कि मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है उस समय चुप रहे, संदेश खाली में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के मामले में चुप रहे, कर्नाटक में रेवन्ना ने जिस तरह से महिलाओं के थोक में वीडियो बना के रेप करके उनको बदनाम किया तब चुप रहे। तो देश की मतदाता महिलाएं जो है उसको कहीं लगता है कि यार ये प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं महिला हूं चुप नहीं रहूंगी, वो खुद भी इस मामले में जिस मुखरता से बोलना चाहिए वो नहीं बोली। ये तो हुआ देश के चौथे चरण के बाद में, बाकी 3 चरणों में मतदाताओं पे प्रभाव पड़ने वाला बात। अब जहां तक 8 सीटों का सवाल है, इंदौर की सीट बीजेपी सारे 8-9 विधानसभा क्षेत्र, महू लोकसभा में उधर लग जाता है धार के साथ में, लेकिन विधानसभा में इधर रहता है। तो इन 9 सीटों पर बीजेपी जीती हुई है। इसलिए जीती हुई है कि जो बीजेपी के कांग्रेस के जो विधायक थे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, ये लोग भी बीजेपी के साथ आ गए। तो इस तरह से मान ले कि 9 सीटें बीजेपी के पास में है। हर एक सीट पे इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 2 में वेंदोला ने करीब 1.25 लाख की लीड ली थी। अब इस हिसाब से 9 सीट पे हम ये माने कि जो कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ गए हैं तो 9 सीटों पे मिलके कम से कम 1-1 लाख की लीड तो शंकर ललवानी को मिलना चाहिए। तो 10 लाख की लीड से वो 9 जीतना चाहिए। लेकिन इंदौर में नोटा पे वोटिंग के लिए, इंदौर में नोटा पे वोटिंग के लिए कांग्रेस बुर्का पहन के, मतलब एकदम सामने नहीं आई है, लोकतंत्र बचाओ समिति का बुर्का पहन के वो नोटा को वोट दो वाला अभियान चलाए हुए है जी। नोटा का अभियान कितना सक्सेस होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नोटा तो मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ वाले सीटों पे पिछले चुनावों में हो चुका है, लेकिन उसकी संख्या 3,000, 5,000, 21,000 तक थी। अब ऐसे में यदि इंदौर में नोटा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो जाता है, जीतना तो बीजेपी का तय है, लेकिन ये नोटा जितना ज्यादा होगा ये एक तरह से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का ठप्पा होगा। ठप्पा इसलिए होगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण जी, क्योंकि इससे बढ़िया इंदौर के मतदाता, हालांकि ये भी हमने देखा यहाँ कि वाहनों के पीछे ये भी लिखा है कि नोटा पे वोट करने वाले मूर्ख लोग होंगे जी। तो वो मूर्ख हैं या समझदार हैं ये मतदान वाले दिन पता चलेगा। लेकिन नोटा जितना ज्यादा होगा वो इंदौर को एक बड़ा, इंदौर में मैं एक बात बहुत जगह बोल चुका हूं कि इंदौर सफाई में भी नंबर 1 रहा और इंदौर बेवफाई में भी नंबर 1 हो गया इस इंदौर संसदीय क्षेत्र में। जिस तरह से स्वच्छता और एक काला धब्बा, आपने काले धब्बे की बात की, स्वच्छता और काला धब्बा, काला धब्बा, तो ये तो इंदौर सीट की बात हो गई। अब हम बात करें उज्जैन की जी। उज्जैन संसदीय क्षेत्र में तराना के विधायक महेश परमार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जी। बीजेपी से सांसद रहे अनिल फिरोजिया वापस प्रत्याशी हैं। इंदौर और उज्जैन, मंदसौर, देवास, ये ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी वापस रिपीट किए हैं, उन्हीं सांसदों को फिर से चुनाव लड़ाया जी। उज्जैन में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो माहौल इसलिए खतरनाक कह सकते हैं कि उज्जैन से मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है जी। और जब टिकटों के लिए दावेदारी चल रही थी तब मुख्यमंत्री का खेमा कतई पक्ष में नहीं था कि फिरोजिया को टिकट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपसी द्वंद। जी जी। तो अब उनको टिकट मिल गया, अब बीजेपी की मजबूरी है उनके लिए काम करना, जिताना उनकी मजबूरी है। तो फिरोजिया यदि जीतते हैं तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा बीजेपी का मन मार के साथ देना एक बड़ी बात मानी जाएगी। महेश परमार तराने से विधायक हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के पास में चेहरों की कमी भी दर्शाती है कि उनके पास इतना कोई योग्य चेहरा नहीं था कि महेश परमार को अपर टिकट देना पड़ा सुरक्षित सीट से। महेश परमार तराना के विधायक के रूप में चाहे जितने सफल हो, लेकिन उज्जैन संसदीय क्षेत्र में उनका जीत पाना मुझे इतना संभव नहीं लगता है। राइट। और जहां तक इंदौर का सवाल है तो इंदौर में अक्षय कांति बम नया चेहरा था जो विधानसभा लड़ना चाहता था, विधानसभा में टिकट नहीं दिया, तो इसी अक्षय कांति बम ने मुख्यमंत्री के रहे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ के पुतले जलाए कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया।
और उसको जब लोकसभा का टिकट दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो इंदौर के लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो जीतू पटवारी लड़ लेते जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। नहीं जीतते, लेकिन कम से कम इंदौर पे ये जो लोकतंत्र की हत्या वाला जो धब्बा लगा है, ये धब्बा तो नहीं लगता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की ये कमजोरी कहें या वो अपने पे हार का ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंदौर से लड़ने से इनकार कर दिया। कायदे से उनको लड़ना था, वो नहीं लड़े। के मिश्रा एक प्रदेश कांग्रेस के बेहतरीन प्रवक्ता, 18 साल तक कांग्रेस के तपे तपाए लीडर के रूप में वो सामना करते रहे बीजेपी के बयानबाजी का और हमलावर रहे, उनको भी टिकट दिया जा सकता तो शायद कोई इनकार नहीं करता उस बात पे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अक्षय कांति बम को टिकट देकर ये सिद्ध कर दिया कि वो इंदौर सीट को मान के चल रहे थे कि हमें तो मिलना ही नहीं है, तो काय के लिए फिर जबरन अपन लड़े और अपने लिए। हम इसको बहुत बहुत तफसील में न जाके अगर हम इसको छोटे छोटे पॉकेट्स में देखें कीर्ति भाई, जैसे आपने कहा 2 सीटों को तो आपने एलोब्रेशन कर दिया, बाकी हम मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, देवास, जिसमें देखे तो 6 में कहीं कोई संभावना है आप देखते हैं, कहीं कुछ दिखती है कि जहां थोड़ा कांटा हो, मुकाबला हो? कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, रतलाम और जो झाबुआ सीट कहलाती है, पारंपरिक सीट रही है, कई बार वे जीते हैं, पहुंचे हैं। फिर खंडवा जैसे कहीं 2009 में जीती थी जी। और ऐसे ही अगर आप जाइए तो मंदसौर जीती, देवास जीती, उज्जैन का तो आपने एलोब्रेशन कर दिया, लेकिन इनमें कहीं कुछ आप संभावना देखते हैं, कहीं कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये जो 8 सीटें हैं, इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ये 8 सीटों में कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता अधिक हर सीट पर हैं, और उनका होना जाहिर करता है कि वो वोटिंग करे ना करे, लेकिन बीजेपी को गले लगाने वाली स्थिति में तो ना पहले था ना अब है। अब तो और ज्यादा जी। हम धार की बात कर लें, धार में चुनाव होना है। धार में कांग्रेस ने राधेश्याम मोवेल को प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। अब आप देखिए कि धार में कमाल मौला की दरगाह वर्सेस वो जो दरगाह के साथ में भोजशाला वाला मामला है, वो मामला अभी उसका सर्वे चल रहा है, और निश्चित रूप से ये मामला इस चुनाव को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर हो सकता है। निश्चित। हिंदू अपने आप में संगठित है, उसी तरह से मुस्लिम संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है वो, लेकिन वो चुप है, और मतदाता की चुप्पी हमेशा खतरनाक होती है जी। जीतेगी बीजेपी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो किन कारणों से जीतेगी ये सब जानते हैं। क्योंकि देखिए, इंदौर का मतदाता हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे देवास का हो, चाहे खरगोन का हो, चाहे धार का हो, खंडवा का हो, मंदसौर का हो, सब जगह राम मंदिर की लहर है। राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस ने नकारा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी का भी कारण है। इस कारण भी बीजेपी में प्रवेश बढ़ा है। और संजीव भाई, दूसरा एक दबा छुपा कारण मैं बता दूं, जितने लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, जो बीजेपी में नेता गए, उनके इतिहास जानने वाले कह रहे हैं कि यदि ये बीजेपी में नहीं जाते तो जेल में जाते जी। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके जो दबाव प्रभाव हैं, अभी जितने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, अभी तो और जाने वाले मध्य प्रदेश से भी, ये सब, इनको राम मंदिर से भी कोई मतलब नहीं है, कोई इनको भाजपा से भी मतलब नहीं है, इनको अपने संपत्तियां बचाना है, इन्होंने जो काले पीले किए वो बचाना है। जैसे इंदौर का, मैं फिर इंदौर पे आ रहा हूँ, अक्षय कांति वो 139 करोड़ का नोटिस भी मिला था, हमने पाया है, वो 139 यौन उत्पीड़न का मामला, बिल्कुल 10 तारीख लगी थी, अब 8 जुलाई लगी है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं। अब धार की हमने बात कर ली, अब मैं खंडवा सीट की बात करूं। खंडवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार चौहान, उनकी एक तरह से पारंपरिक सीट हो चुकी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। उनके निधन के बाद में विधानसभा में उनके हर्ष चौहान ने भी कोशिश करी, टिकट मिले वगैरह वगैरह जी। और अब उस सीट से बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया है। कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता, उनको टिकट दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायतें की है कि साहब, इनके खिलाफ जो अपराध के मामले थे वो इन्होंने छुपाए, इसलिए खंडवा सीट पर कांग्रेस को लग रहा है कि हम यहाँ जीत का झंडा गाड़ सकते हैं, लेकिन वो संभावना कम है। नरेंद्र पटेल गुर्जर समाज के अच्छे नेता हैं, वो कमलनाथ के समर्थक रहे। अब
कांग्रेस जो यहाँ गुटों में बटी हुई थी एक साथ आके काम कर रही है, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए जीत मुश्किल नहीं है। तो ये सीट भी कांग्रेस को मिलने की संभावना मुझे कम लगती है। अब हम उज्जैन की बात कर ली हमने, खंडवा की बात कर ली, धार की बात कर ली। अब मैं आपको देवास सीट की बात करता हूं। यहां से महेंद्र सोलंकी फिर से प्रत्याशी हैं, पिछली बार चुनाव में वो जीते थे, और पूर्व सांसद राधाकिशन मालवीय के पुत्र राजन मालवीय यहां से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस यहां प्रचार के मामले में कमजोर है। ठीक। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मनोज राजानी, उन पर सब तरह के दबाव है, लेकिन वो कितना दबाव झेलेंगे? कांग्रेस के पास में फंडिंग की कमी है जी। फंडिंग की कमी का नतीजा मैं आपको ये बता दूं कि खंडवा में जो नरेंद्र पटेल लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों, अपने जितने भी समर्थक हैं, उन सबको एक एक पेटी पकड़ा दी है, एक नोट और एक वोट। ठीक है। और इसके पीछे उनका क्या कहना है कि साहब बीजेपी ने तो जानबूझ करके हमको दबाने के लिए कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक, तो आप मुझे वोट भी दीजिए और 1 रुपया भी दीजिए। इस तरह से कांग्रेस एक भावना भड़काने के माध्यम से अपने पक्ष में मतदाताओं को लाना चाहती है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी के फिर से जीतने की संभावनाएं हैं। ठीक। फिर हम रतलाम झाबुआ की बात करें तो रतलाम झाबुआ में भील और भिलाला वाला मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है। जहां तक कांतिलाल भूरिया का सवाल है, वो भील समुदाय को बिलोंग करते हैं, और यहां से जो मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी अनीता चौहान को टिकट दिया है, वो भिलाला समाज को बिलोंग करती है। आप देखिए कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बहुत पहले तय कर ली थी। मध्य प्रदेश की, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, देखिए कीर्ति भाई बीच में टोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, वो तो 5 साल 365 दिन 24 घंटे मूड में रहती है। मैं इसमें एक, मुझे आप बताइएगा कि जो अभी मसले और मुद्दे हैं कीर्ति भाई, कि जो प्रधानमंत्री जी की जो शैली है, भाषण है, देखिए बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, और अभी आज की तारीख में अब ये झूठ वाला जो एक बहुत प्रचारित कर दिया गया, और है कि बहुत सारी चीजें वो ऐसी बोल रहे हैं जो मैंने ये पाया, मैंने बहुत लोगों से बात की और आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं, टटोलते हैं, कि बीजेपी के वोटर को, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उनमें भी कई चीजों में वो mateक है, वो नहीं उन चीजों को समझ पा रही। जैसे आपने ताई की बात की, सुमित्रा महाजन जी की, उनके पास जो फोन आए थे, उन्होंने कहा, मैंने वो उनको ऑन कैमरा सुना था, वो कह रही थी कि भाई वोटर फोन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं नोटा पे वोट लगाएंगे। ये द्योतक है ना कि आपका जो शैली है, आपकी जो तरीके हैं, आप जो कर रहे हैं सारा का सारा साम नाम दंड भेद, चाहे वो इंदौर में बैठाने वाली बात हो या प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, लोगों को रास नहीं आ रहा। और आपने नोटा की बात की कि नोटा पे अगर चले गए और बड़ा संख्या गई तो ये निश्चित हो जाएगा कि यहाँ समझदार लोग हैं। तो ऐसी कुछ संभावना है। मैंने कहा भी कि जनता वर्सेस बीजेपी, जनता वर्सेस प्रधानमंत्री जी, ये भी एक दृश्य बना हुआ है। तो उस संदर्भ में क्या आप देख पा रहे हैं? कुछ कमाल की संभावनाएं देखते हैं इन क्षेत्रों में? कहीं कोई कमाल हो सकता है? तमाम बहुत कमी है कांग्रेस में, कांग्रेस संगठन नहीं है, पैसा नहीं है, बिखरी बिखरी है कांग्रेस, टूट फूट हो रही है। इन सब के बीच में क्या आप पा रहे हैं? देखिए, इंदौर में हम मतदाताओं को मान लें 27 लाख के करीब मतदाता है, बिल्कुल है ना। इसमें से आधे भी वोटिंग करते हैं जी, मान लें कि इंदौर तो मैं मानता हूं, इंदौर में जीतना, मैं तो नोटा तो आपने बता दिया उसको, लेकिन मैं ओवरऑल 8 सीटों पे देखूं तो कहीं कोई कमाल की संभावना है? मैं मानता हूं कि वापस कोई सी भी सीट ऐसी नहीं जिसको कांग्रेस ये कह सके कि हम तो जीत ही रहे हैं। हम कांग्रेस तो नहीं कह सकते जी, कांग्रेस नहीं, लेकिन जनता का अगर मन हो जाए, देखिए जनता ऐसी चोट करती है, कई बार हम अकल्पनीय नतीजे आते हैं, हमने देखा है, पाया, हमने कई बार, हम लोग इतने चुनाव हम कवर कर चुके हैं कि जब वो जनता, हम बहुत सारा है, देखिए मौन है, मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा हूं लगातार, आप कहते हैं कि बिल्कुल इतना सुप्त चुनाव सभी हम महसूस कर रहे हैं कि हमने कभी ना ताम है, ना झाम है, ना डंडे हैं, ना झंडे हैं, ना बैनर है, ना उस तरीके का उत्साह है इन सब के बीच। और हमने ये भी पाया है कि पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है, आरएसएस उस तरीके से सक्रिय नहीं है, तो ये चुप्पी भी कहीं ना कहीं कई बार नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, आरएसएस देखिए दूसरे चरण तक सक्रिय नहीं थी। आप देखिए कि दूसरे चरण में जो मतदान का आंकड़ा रहा, प्रथम चरण की 6 सीटें थी, उसमें 67.8% वोटिंग हुआ, जो पिछले के मुकाबले 75% वन था, उसके मुकाबले कम हुआ। द्वितीय चरण की 6 सीटें 58.59% वोटिंग हुआ, 2019 में 67.85% हुआ,
तीसरे चरण में 9 सीटें 66.05% हुआ, जबकि पिछले चरण में, पहले वाले चरण में, पहले चुनाव में 74% था। 2019। अब इसमें हम बात करें प्रथम चरण में छिंदवाड़ा की सीट और तीसरे चरण में राजगढ़ की सीट, ये दो ऐसी हॉट सीट हैं जिनको कि बीजेपी किसी भी हालत में जीतना चाहती है। यस। छिंदवाड़ा में विधायकों को अपने साथ बीजेपी ले आई, छिंदवाड़ा के महापौर को अपने साथ ले आई, लेकिन महापौर की आत्मा की आवाज हुई और वो एन मतदान वाले दिन वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह से तीसरे चरण में विदिशा की सीट जहां से शिवराज सिंह है, गुना की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह के साथ में आप मुरैना भी जोड़ लीजिए, मुरैना भी इंपॉर्टेंट है। मुरैना और ग्वालियर 2 सीटें ऐसी हैं जिसको दोनों, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हम ये मानकर चल रहे हैं वहां ईवीएम में कैद है सारे के सारे, जो भी वर्डिक्ट है वो कैद है जी। तो ये सारी जो हॉट सीटें हैं, इसमें विदिशा की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि उनको खजुराहो की सीट से तुलना करना है जी। खजुराहो में वीडी शर्मा के काफी रास्ते आसान हो गए हैं, लेकिन अब ये है कि ज्यादा वोट कौन ले आए। यस। मोदी जी कह जरूर रहे हैं कि कीर्ति भाई हम और आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, गुजरात में भी ऐसा हो रहा है कि वहां भी अमित शाह जी बिल्कुल सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने सब कुछ कोशिशें की हुई है। वहां भी चल रहा है कि पिछली बार वो तीसरे पायदान पे थे गुजरात में, अब वो चाहते हैं पहले पायदान पे आ जाए। गुजरात से भी यही खबर आ रही है कि अमित शाह जी वाली सीट से जितने निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको डराने, धमकाने, चमकाने की भी बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के बीजेपी इन 8 सीटों पर भी चुनाव जीतने की स्थिति में है। किसी भी सीट पर कांग्रेस जीत जाए इसकी संभावनाएं कम लगती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मतदाता मौन है, उसकी चुप्पी क्या चमत्कार कर दे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो हालात चल रहे हैं जी, बीजेपी साम दाम दंड भेद सब में माहिर है, कांग्रेस में हताशा है, कांग्रेस में बड़े नेताओं का अभाव है। जीतू पटवारी के बोल वचन ऐसे हैं कि उनपे हर 2-4 दिन में एक केस दर्ज हो रहा है जी। अपने खुद के गृह जिले में वो कांग्रेस की जो मट्टी पलीद हुई है उसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिला के चौथे चरण की 8 सीटों में भी बीजेपी फिर से अपना झंडा गाड़ सकती है। और जहां तक 29 सीटों की बात करें तो जैसा कि आपने मैं यही पूछने वाला था आपसे कि 29-0 का उनका नारा है एक बात, और जो कुछ भी दृश्य है देखिए, धड़कने तो कहीं ना कहीं मोदी जी शाह साहब की बड़ी होंगी, क्योंकि उनको बनी हुई है यहाँ 29-0 यानी 29-0 चाहिए, ऐसा शाह साहब कह के गए थे। तो धड़कने तो तेज होंगी आपको जो पूरा दृश्य है। और मंत्रियों को धमका के गए वो जी। जिस हम रतलाम झाबुआ की बात कर रहे हैं वहां से 3 मंत्री दे रखे उन्होंने, नागर सिंह चौहान, चेतन काश्यप, एक मंत्री और तो तीसरे निर्मला भूरिया। तो इन 3 मंत्रियों को धमका के गए कि यदि परिणाम गलत आया तो दूसरे दिन तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। तो कुल मिला के साम दाम दंड भेद से काम चल रहा है। 8 सीटों पे बीजेपी की जीतने की संभावनाएं हैं। जहां तक प्रदेश की 29 सीटों की बात करें, 29 में से एक तो वैसे खजुराहो वाली एक उनकी हो ही गई है, बची 28 सीटें। तो 28 सीटों में से कोई चमत्कार हो जाए तो जहां तक इन 8 सीटों का सवाल है, बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, चुनौती है, लेकिन इतना खतरा नहीं कि सीट चली जाएगी। रही 29 सीटों की बात तो एक सीट खजुराहो वाली तो एक तरह से क्लियर हो ही गई उनकी, बची 28 सीटें। 28 में से यदि 2 सीटें भी कांग्रेस ले आती है, फिर चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे राजगढ़ हो, ग्वालियर, मुरैना, गुना हो, गुना में भी सिंधिया जी की इतनी हालत ठीक नहीं जितनी की प्रचार हो रहा है, यादव वाला मामला आ गया है वहां जी। तो 29 में से 2 सीटें भी कांग्रेस ले आती है तो ये वो जो देश में 400 पार का नारा है उसको पंचर कर देगा ये मेरा सोचना है। और संदीप भाई हम भी लोग भी इंतजार करें अब 4 जून तक का, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसा लगता है मुझे कि बीजेपी के लिए फिर से अच्छे अवसर तो हैं, लेकिन कहीं से काले धब्बे भी लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने तफसील से चीज जो 8 सीटें इनके बारे में समझाया। मैं कीर्ति भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारे लिए समय निकाला, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये थे कीर्ति राणा साहब, जो बची हुई मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं, मालवा और निमाड़, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसकी बारे में तफसील से बता रहे थे। उन्होंने ये कहा है, कई संकेत दिए हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश उसका गढ़ रहा है, उस गढ़ में वो बहुत मुश्किल में तो नहीं है, लेकिन रहा इतनी आसान भी नहीं है।
और अनहोनी से भी उन्होंने कहीं इनकार नहीं किया है कि जो चुनाव है, चुनाव में तो वैसे ही जैसे क्रिकेट होता है कि अंतिम गेंद तक नतीजे का इंतजार किया जाता है और किस करवट ऊंट बैठ जाता है, वो अंतिम गेंद फेंकने के बाद ही स्पष्ट होता। तो ऐसे ही जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब साफ होगा। लेकिन हाँ, ये निकल कर भी आया है कीर्ति भाई की बातचीत से कि साहेब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, मध्य प्रदेश में भी जो स्थितियां हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है। उन्होंने, कीर्ति भाई ने यह भी कहा कि किस तरीके से मंत्रियों को धमकियां दी गई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, निकल कर आया है, खबरें इसकी लगातार छपी हैं कि यदि हारे तो फिर आपकी खैर नहीं। तो देखिए जो होगा 4 जून को निकल कर आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, बहुत आसान मध्य प्रदेश में राह नहीं है, ये इस चर्चा में निकल कर आता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। फिर हम किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये चर्चा, परिचर्चा आपको कैसी लगी। साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।